नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रिया। बोर्ड परीक्षा की तैयारी और आसान बनाने के लिए आज हम चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम पूरे चैप्टर को बहुत आसान भाषा में समझेंगे ताकि आपको पढ़ते समय याद भी रहे और आप परीक्षा में लिखने में भी आसानी हो। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं, क्योंकि ये है हमारा रिवीजन नोट्स, ठीक है, और ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही स्पेशल है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं और एक नए पदार्थ बनाते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने डेफिनेशन भी लिखा है। वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो अब हम देखते हैं इसके उदाहरण को हम समझते हैं। पानी का निर्माण यानी कि जल का निर्माण कैसे होता है। तो जल का निर्माण यहाँ पे दो पदार्थ मिलकर एक जल बनाते हैं। कैसे, हम देखते हैं। पहला तो हमारा हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, ये दोनों मिलके हमारा जल का निर्माण करते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं उदाहरण को, देखते हैं कि H2O हमारा टूटकर हाइड्रोजन में बदल रहा है और ऑक्सीजन में बदल रहा है। अभिक्रिया में देखते हैं कि एक पदार्थ टूटकर दो नए पदार्थ बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को हम लोग वियोजन या अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। देने वाली है, तो ध्यान दीजिए बच्चों, पानी अपने आप नहीं टूटता, इसके लिए विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इसीलिए इसे विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर भी कहते हैं। आसान भाषा में समझें। पहले हमारे पास केवल पानी था। जब हमने विद्युत धारा प्रवाहित की तो पानी टूटकर दो नई गैस प्राप्त होती है। एक होती है हाइड्रोजन गैस और एक होती है ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है हमें। यही कारण है कि हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है। ये परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखें कि पानी खुद से नहीं टूटता, पानी को तोड़ने के लिए विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ये था हमारा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण कि यहाँ पे दो पदार्थ मिलके एक पदार्थ बनाता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर किसी भी पदार्थ में जब कोई परिवर्तन होता है तो यह परिवर्तन दो प्रकार से होता है। पहला परिवर्तन हमारा होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। तो हम देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। हम बात करते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में कोई बदलाव नहीं होता है तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि पदार्थ का केवल आकार, अवस्था या रूप ही बदलता है लेकिन उसकी पहचान नहीं वही रहती है, तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ को वापस उसकी पुरानी अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि हम उदाहरण में लेते हैं कि बर्फ़ का पानी, अगर हम बर्फ़ को जमाते हैं और उसको फिर पिघलाएंगे तो उसके पिघले हुए पानी को हम फिर से जमा सकते हैं, ठीक है। इन्हें जैसे कि पानी का भाप बनना, कागज़ की मोड़ना, ये सारे भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हो जाते हैं। अब हम देखेंगे रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। ये रहा हमारा रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुण बदल जाते हैं और एक नया पदार्थ बनता है। यह परिवर्तन सामान्यतः स्थायी होता है। एक बार परिवर्तन होने के बाद पदार्थ को वापस उसकी पुरानी अवस्था में लाना बहुत कठिन होता है। जैसे कि हम अगर रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण के बारे में बात करते हैं तो इसका उदाहरण ये रहा। इसका उदाहरण है दूध से दही बनना। क्या अगर हम दूध से दही बनाते हैं तो क्या दही से दूध बना सकते हैं, इसका वापस परिवर्तन कर सकते हैं? नहीं। और दूसरा है इसका लोहे पर जंग लगना और भोजन का पाचन, ये सारा होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। आसान ट्रिक है,
भौतिक परिवर्तन नया पदार्थ नहीं बनाता है और रासायनिक परिवर्तन नया पदार्थ बनाता है। ये ट्रिक बिल्कुल याद रखें आप। अब हम देखते हैं कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हुई है। भी पदार्थ में निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं तो समझ जाइए कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो ये परिवर्तन क्या है इसे हम समझते हैं, और ये 4 परिवर्तन को याद करने के लिए हमारे पास ट्रिक है। CSTG यानी कि कलर, स्टेट, टेम्परेचर, गैस, ये याद रखो। यदि किसी पदार्थ में अभिक्रिया होती है तो ये 5 परिवर्तन होते हैं। तो चलिए हम ये 5 परिवर्तन को देखते हैं। पहला परिवर्तन है हमारा रंग में परिवर्तन। यदि पदार्थ का रंग बदल जाए तो रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है। ये सारे लक्षण अगर दिख रहे हैं किसी अभिक्रिया में तो उसमें अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। तो अब दूसरा अभिक्रिया हम देखते हैं, स्टेट चेंजिंग, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, यदि ठोस से द्रव और द्रव से गैस या किसी अन्य अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो आप समझ जाएं कि इसमें रिएक्शन हो रही है, यानी कि अभिक्रिया हो रही है। अब हम देखेंगे टेम्परेचर चेंजिंग, यानी कि ताप में परिवर्तन, ठीक है। यदि अभिक्रिया के दौरान ताप बढ़े या घटे, यानी ऊष्मा निकले या अवशेषित हो, तो उसमें अभिक्रिया हो रही है। फिर हम देख लेते हैं गैस में परिवर्तन। यदि अभिक्रिया के दौरान गैस निकलने लगे, बुलबुले बनने लगे, तो यह भी रासायनिक अभिक्रिया का संकेत है। तो आप समझ जाएं कि इसमें अभिक्रिया हो रही है। तो इसको याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, CSTG यानी कि कलर, स्टेट, टेम्परेचर, गैस। इससे हम लोगों को पता होता है कि किसी पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं। तो दोस्तों अभी तक हमने जो पढ़ा हम चलिए कर लेते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया का निर्माण करते हैं तो इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कि अगर कोई नया पदार्थ बन रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। कोई नया पदार्थ बन रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। कोई नया पदार्थ बन रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। फिर हमने पढ़ा कि अगर कोई पदार्थ में अभिक्रिया होती है तो उसमें 2 परिवर्तन होते हैं। एक होते हैं भौतिक परिवर्तन और एक होते हैं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, नया पदार्थ नहीं बनता है, और रासायनिक परिवर्तन होते हैं कि नया पदार्थ बनता है। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे होती है? रासायनिक अभिक्रिया के पहचान के लिए हमने एक ट्रिक बताया था, CSTG यानी कि रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गैस में परिवर्तन, कलर CSTG यानी कि कलर, स्टेट, टेम्परेचर और गैस। ये ट्रिक आप बिल्कुल याद रखें। ये था हमारा छोटा सा रिकैप। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। पहले हम बात करते हैं अभिकारक और उत्पाद के बारे में। तो अभिकारक क्या होता है कि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि जो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाता है तो उस मिलकर बनाता है उसे अभिकारक कहते हैं, और जो पदार्थ बन जाता है उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों मिला के एक अभिकारक बना रहे हैं, तो इस एक अभिकारक को हम उत्पाद कहते हैं। यानी कि जो नया पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं, और जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं यानी कि जो उस पदार्थ को बनाता है तो उसे हम अभिकारक कहते हैं। इस रिएक्शन को यानी कि इस अभिक्रिया को समझते हैं। यहाँ पे Mg यानी कि मैग्नीशियम और O2 यानी कि ऑक्सीजन अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इसलिए G और O2 मिलके एक नया उत्पाद बना रहे हैं जिसे हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। जो इस अभिक्रिया को बना रहे हैं उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। ये दोनों मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं तो इसे हम लोग अभिकारक कहेंगे, और जो अभिकारक मिलकर बना रहे हैं उसे हम लोग उत्पाद कहेंगे। और ये जो आपको तीर की निशान दिख रही है ये बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है। रखे कि तीर के बाईं ओर अभिकारक को लिखा जाता है और दाईं ओर उत्पाद को लिखा जाता है।
तो दोस्तों अब हम देखते हैं समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि संतुलित समीकरण क्या होती है। तीर के दोनों और तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है तो उसे हम संतुलित समीकरण कहते हैं। और असंतुलित समीकरण क्या होते हैं, यानी कि कंकाली समीकरण, असंतुलित समीकरण और संतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण का एक और नाम होता है कंकाली समीकरण भी कहते हैं। कंकाली समीकरण क्या होते हैं कि तीर दोनों और परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। तीर के दोनों और परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। जैसे कि हम एग्जाम्पल में हम देखते हैं, कंकाली समीकरण क्या होता है कि दोनों और परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। यानी कि हम उदाहरण में देखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या 2 है, लेकिन तीर के उस तरफ से देखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है लेकिन ऑक्सीजन की संख्या 2 नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 1 ही है। तो ये है हमारा असंतुलित समीकरण। तीर के दोनों और असंतुलित समीकरण में क्या होता है कि तीर के दोनों और संख्या समान नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है लेकिन ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो इसको हम संतुलित करेंगे तो क्या बनेगा कि यहाँ पे हम लोग समीकरण को संतुलित कर दिए हैं। कैसे? यहाँ पे हाइड्रोजन के आगे हम 2 लगा दिए हैं, तो ये 2 आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, फिर हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गया, ये 2 से ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पता चला कि ये हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे 4 हो गया और ऑक्सीजन हमारा 2 हो गया। अब हम तीर के उस ओर देखते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा 4 है और ऑक्सीजन भी हमारा 2 है। ये हमारा हो गया संतुलित समीकरण। ठीक है, आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा संतुलित समीकरण और कंकाली समीकरण क्या होती है। हम एक बार और रिवीजन कर देते हैं कि संतुलित समीकरण तीर के दोनों और तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं, और अगर असमान होगी तो उसे कंकाली समीकरण कहेंगे। याद रहे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ना तो बनते हैं और ना ही नष्ट होते हैं, इसलिए अभिकारकों और उत्पादों के दोनों और परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। इसी ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। याद रखिए कि LHS = RH, यानी दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, संरक्षण का नियम कहते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर बार बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। तो अभिक्रिया के प्रकार यहाँ 5 होते हैं। पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा हो जाएगा वियोजन और इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तीसरा है हमारा विस्थापन अभिक्रिया, चौथा है द्विस्थापन अभिक्रिया और पांचवा है उपचयन अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम ये सारी अभिक्रियाओं के बारे में समझते हैं, कर लेते हैं। पहला अभिकारक हमारा था संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? दो या अधिक अभिकारक से एक एकल उत्पाद का निर्माण होता है तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि तीर के लेफ्ट साइड को हम क्या कहते हैं। तीर के लेफ्ट साइड वाले अभिकारक को हम क्या कहते हैं और तीर के राइट साइड वाले अभिकारक को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तीर के लेफ्ट साइड वाले को हम लोग अभिकारक कहते हैं, हमने पीछे पढ़ा था, और तीर के राइट साइड वाले को हम लोग उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक, यानी कि 1 और 2, यहाँ पे दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद का निर्माण करेंगे तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि CaO, यानी कि ये हमारा है चूना को हम क्या कहते हैं? CaO। और जल यानी कि पानी, चूना और पानी मिलके हमारा क्या बनाता है? बूझा हुआ चूना। ये बूझा हुआ चूना का सूत्र को आप जरूर ध्यान में रखें, ये आपको 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। है कि 2 अभिकारक मिलके एक उत्पाद बनाते हैं, तो यहाँ पे चूना और जल मिलके बूझा हुआ चूना बना रहे, तो इस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम समझते हैं आगे दूसरी अभिक्रिया के बारे में, उसमें छेपी और उसमें शोषी के बारे में।
ये क्या होता है? यदि अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है तो उसे ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, और यदि ऊष्मा का अवशोषण होता है तो उसमें ऊष्मशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो आप ये जो रिएक्शन देखें तो आपको क्या लगता है कि ये ऊष्मशोषी है या ऊष्मक्षेपी है? तो मैं बता देती हूँ कि ये है हमारा ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें हम लोगों को ऊष्मा मिल रहा है, में हमारा ऊष्मा निकल रहा है, तो ये अभिक्रिया हमारा हो गया ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। और अगर हम इसमें को देते तो ये अभिक्रिया हमारा ऊष्मशोषी अभिक्रिया कहलाता। अगर आपको ऊष्मा को देना है तो ऊष्मा को हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई रिएक्शन में ये डेल्टा नज़र आएगा तो वो हो जाएगा ऊष्मशोषी अभिक्रिया। ठीक है। दूसरी अभिक्रिया के बारे में वियोजन अभिक्रिया, ये हमारा रहा वियोजन अभिक्रिया। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या होता है। जब एक यौगिक टूटकर दो या अधिक पदार्थ बनाता है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब एक यौगिक, ये एक यौगिक है, अभिक्रिया एक होगी और उत्पाद दो बनेगा तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है। अभिक्रिया हमारे 3 प्रकार के होते हैं, हम देख सकते हैं। ऊष्मीय अभिक्रिया, फिर होता है विद्युतीय अभिक्रिया और प्रकाशीय अभिक्रिया, ये सारा है उसका एग्जाम्पल। और ये है हमारा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है कि एक अभिकारक होगा और उसका उत्पाद 2 बनेगा तो उसे कहेंगे हम वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? फोटोग्राफी में। ये अभिक्रिया फोटोग्राफी में उपयोग की जाती है, आप देख सकते हैं। हम बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। हम बात करेंगे विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि अधिक ताकतवर वाले तत्व कम ताकतवर वाले तत्व को मार के हटा देता है, तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 2 लड़के हैं, एक का नाम है हमारा मिंटू और एक का नाम है चिंटू। यहाँ पे हमारे 2 लड़के हैं जिसके पास, मिंटू के पास एक आम है, मिंटू के पास एक मैंगो है, जिसको, और ये कमज़ोर है, थोड़ा कमज़ोर व्यक्ति है और ये थोड़ा अधिक अभिक्रियाशील यानी कि ताकतवर है। तो ये चिंटू क्या किया कि मिंटू को मार के उसका आम को छीन लिया। तो क्या हुआ कि मिंटू कम ताकतवर था और चिंटू ज़्यादा ताकतवर था, तो उससे आम को छीन लिया, मार के छीन लिया। तो क्या करेगा अभी मिंटू? बैठ के रोएगा। तो यही हो रहा है यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया में। क्या होता है कि अधिक ताकतवर वाले जो तत्व होते हैं वो कम ताकतवर को विस्थापित कर देता है, यानी कि मार के हटा देता है और उसका जगह खुद ले लेता है, तो उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि यहाँ पे Fe का मतलब होता है लोहा, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोहा तांबे को उसके यौगिक से हटा देता है। ठीक है। अब हम आगे समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे कि एक बीकर लेंगे जिसमें हम लोहे की कील डालेंगे तो कॉपर सल्फेट का नीला रंग भूरा हो जाता है। इसमें कॉपर सल्फेट का जल है जिसमें हम अगर एक कील डाल देते हैं तो इसका रंग क्या हो जाएगा? भूरा हो जाएगा। ये हमारा एग्जाम्पल है विस्थापन अभिक्रिया का। करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों तत्व एक दूसरे को उसके विलयन से विस्थापित कर देते हैं। दोनों तत्व एक दूसरे को उसके विलयन से विस्थापित कर देते हैं तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो हम इसके एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं। ये क्या है? Na2SO4 यानी कि इसे हम लोग कहते हैं सोडियम सल्फेट, और ये है हमारा बैरियम क्लोराइड। ये दोनों बराबर है, ये दोनों सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड बराबर है, तो ये एक दूसरे को छीन लेगा। ठीक है। उसके बाद क्या बनाएगा? हमारा बना लेगा ये NaCl2। क्या होता है ये आप कमेंट में बताएं। ठीक है। और इस अभिक्रिया को हम लोग अवक्षेप अभिक्रिया भी कहते हैं। अवक्षेप अभिक्रिया का मतलब होता है कि जो चीज़ पानी में ना घुले तो उसे हम लोग अवक्षेप अभिक्रिया कहते हैं, और ये जो अभिक्रिया है ये पानी में नहीं घुलता है तो इसलिए इसे अवक्षेप अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा है कि इतना दूर तक आप लोगों को पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। पांचवा अभिक्रिया जो कि है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर आता है उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। उपचयन और अपचयन मिलकर क्या बनाते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया बनाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि उपचयन अभिक्रिया क्या होता है और अपचयन अभिक्रिया क्या होता है। उपचयन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा
ह्रास होता है, यानी कि ह्रास का मतलब होता है कि हाइड्रोजन का कमी होता है, उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि पे हाइड्रोजन का वृद्धि हो रहा है और ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है और हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, यानी कि कमी हो रहा है, तो इसे हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। उपचयन अभिक्रिया क्या होता है? उपचयन अभिक्रिया होता है कि ऑक्सीजन का वृद्धि होगा और हाइड्रोजन का कमी होगा, तो उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया क्या है? अपचयन अभिक्रिया है ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होगी, ह्रास होगा और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, तो उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, यानी कि उल्टा होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम समझते हैं इस रिएक्शन में कि उपचयन अभिक्रिया कैसे हो रहा है और अपचयन अभिक्रिया कैसे हो रहा है। यहाँ देख लेते हैं कि ऑक्सीकरण क्या होता है और अवकारक क्या होता है। ऑक्सीकरण होता है कि जो ऑक्सीजन देता है उसे हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं और जो ऑक्सीजन हटाता है उसे हम लोग अवकारक कहते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण क्या है? यहाँ पे ऑक्सीकारक है CuO, यानी कि ये ऑक्सीजन को दे रहा है, तो इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि कौन सी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की वृद्धि उपचयन अभिक्रिया में हो रही है, तो CuO ये है हमारा उपचयन अभिक्रिया और इससे ऑक्सीजन हटता है, तो ये हो गया हमारा अपचयन अभिक्रिया। ये रिडॉक्स रिएक्शन भी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है कि उपचयन प्लस अपचयन, ये दोनों को मिलके एक रिएक्शन होता है जिसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और उपचयन अभिक्रिया क्या होता है? यहाँ से आप देख सकते हैं ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन का ह्रास होगा, कमी होगा, उसे कहेंगे उपचयन अभिक्रिया। और अपचयन अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की ह्रास होगा और हाइड्रोजन का वृद्धि होगा, तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि दैनिक जीवन में उपचयन का उपयोग कैसे होता है। दैनिक जीवन में उपचयन क्या होता है? पहले हम देखते हैं कि अक्सर लोहे की जो दरवाजे होते हैं उनमें जंग लग जाता है, तो जो जंग लगने का प्रोसेस है उसे हम लोग संक्षारण कहते हैं। धातु का हवा, जल एवं नमी से गलना, यानी कि जो हमारा दरवाजे होते हैं लोहे के, अक्सर कोई सामान होते हैं उसमें जंग लग जाता है, तो वो किस प्रकार से उसमें जंग लगता है कि जो हवा चलते रहता है, जल एवं नमी के कारण उसमें जंग लग जाता है, तो इसे कहते हैं हम लोग संक्षारण। और ये उपचयन का एक जीवन दैनिक है। और इसके बचाव के लिए हम लोग पेंट करते हैं और तेल लगाते हैं, ग्रीस लगाना चाहिए, जस्तीकरण करना चाहिए। ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सारा आप लोग कर लिए संक्षारण, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे वर्गीकृत गंधिता क्या होती है। वर्गीकृत गंधिता क्या होती है? जब तेल और वसा वाले खाद्य पदार्थ खराब होकर बदबू देने लगते हैं तो उसे हम लोग वर्गीकृत गंधिता कहते हैं। जैसे कि कोई भी खाना हो वो खराब महकने लगता है, तो उसे हम वर्गीकृत गंधिता कहते हैं। इसीलिए दुकानदार लोग जो चिप्स के पैकेट रखते हैं उसमें नाइट्रोजन का गैस डाल के रखते हैं ताकि वो खाना ख़राब ना हो जाए, ठीक है। और इसका बचाव है एंटीऑक्सीडाइजन करना, रेफ्रिजरेटर में रखना, ये सारा इसका बचाव है, ठीक है। पूरे चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं। अभिक्रिया क्या होता है? जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर अभिक्रिया करते हैं, पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये था हमारा रासायनिक अभिक्रिया। फिर देखना था कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या होता है कि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है और रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। में पदार्थ को वापस उसी पुरानी अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ को वापस उसी पुरानी अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण जगह बर्फ़ का पानी बनना, पानी का भाप बनना और कागज़ को मोड़ना, ये था हमारा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। और रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है हमारा दूध से दही बनना, लोहे पर जंग लगना, भोजन का पाचन, ये सारा हमारा है रासायनिक परिवर्तन। फिर हम देखेंगे अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। क्या होता है कि जो रिएक्शन अभिक्रिया लिखी हुई होती है उसमें जो तीर का निशान होता है, तीर के निशान के बाईं और जो लिखा हुआ होता है उसे हम अभिकारक कहते हैं और जो दाईं और लिखा हुआ होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। फिर हमको देखना है 5 प्रकार की अभिक्रियाएं क्या होती है। यहाँ पे हमारे 5 प्रकार की अभिक्रियाएं पाई जाती है, जैसे कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया, ये सारे हमारे 5 अभिक्रियाएं थे जिसे आप याद कर लें। फिर हम लोगों को देखना था उसमें क्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है और उसमें शोषी अभिक्रिया क्या होती है। ऐसी अभिक्रिया है जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, उसमें क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। और उसमें शोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया करने के लिए हमें उष्मा देनी पड़ती है, तो उसे उसमें शोषी अभिक्रिया कहते हैं।
फिर हमने देखा संक्षारण और वर्गीकृत गंधिता। संक्षारण क्या होता है कि लोहे पर जंग लगना संक्षारण कहलाता है। इसके बचाव के लिए हम पेंट करते हैं और तेल या ग्रीस लगाना जस्तीकरण करना। और वर्गीकृत गंधिता क्या होता है? वर्गीकृत गंधिता में जब तेल और वसा वाले खाद्य पदार्थ खराब होकर बदबू देने लगते हैं तो उसे वर्गीकृत गंधिता कहते हैं। और इसके बचाव के लिए एंटीटाइज डिब्बा और रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं। चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पूरा रिवीजन यही समाप्त होता है। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ रिया और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।